हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा और नया सीखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 रिपील्ड और रिप्लेस्ड बाय विच एक्ट। मीन्स एमआरटीपी एक्ट 1969 को किस एक्ट ने रिप्लेस किया है। इसको रिप्लेस किया है कंपटीशन एक्ट 2002 ने। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कंपटीशन एक्ट 2002 ये पास हुआ था पार्लियामेंट से 2002 में, और इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 2003 में, और ये 2 बार अमेंड हो चुका है 2007 एंड 2009 में, और इसने रिप्लेस किया है एमआरटीपी एक्ट 1969 को। जैसा कि हम इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि एलपीजी का कंसेप्ट आया था और लिबरलाइजेशन में बात की गई थी एमआरटीपी की जगह कंपटीशन एक्ट 2002 लाने की। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया कंपटीशन एक्ट ने। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, कंपटीशन एक्ट 2002। ओके, आगे देखते हैं। कर्टेल इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कर्टेल है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो किन पर्सन्स की एसोसिएशन होती है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं ये होते क्या है। इस कंपटीशन एक्ट 2002 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, उन्हें देखते हुए चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। कर्टेल क्या होता है। कर्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, sellers, distributors, traders, or service providers who, by agreement among themselves, limit, control, or attempt to control the production, distribution, sale, और प्राइस ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ये कुछ ऐसे लोगों की एसोसिएशन होती है जो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, या सेल या प्राइस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं हम कर्टेल। ठीक है, तो इसके अंदर कौन आ सकता है। प्रोड्यूसर भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आ सकते हैं, ट्रेडर्स भी आ सकते हैं, या सर्विस प्रोवाइडर भी आ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था। देखिए, तो इसमें प्रोड्यूसर भी है ऑप्शन में, सेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ट्रेडर भी है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया। देखिए, यहाँ पर हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर ट्रेडर्स। ये बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्राइस फिक्स कर लिया है, तो यही कर्टेल है। ठीक है, उसके बाद डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है। इट मीन्स अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by an enterprise in the relevant market which enables it to operate independently of competitive forces prevailing in the market or affect its competitors और consumers in its favor। देखिए, यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है किसी भी एंटरप्राइज की स्ट्रेंथ, मीन्स वो कितनी स्ट्रोंग है कि वो अपने कंपटीटर को, कंज्यूमर को, मार्केट को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। उसी को भी बोलते हैं डोमिनेंट पोजीशन होना। ओके, आगे देखते हैं। इक्विजिशन क्या होता है। इक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट्स और एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज और कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट और एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ अपने कंट्रोल में ले लेना। वो कैसे हो सकता है, चाहे तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर कर लेते हो, ले लेते हो किसी को, मीन्स आप शेयर्स को लेते हो या वोटिंग राइट लेते हो, किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये आप मैनेजमेंट का कंट्रोल ले लेते हो अपने पास, तो उसको बोलते हैं इक्विजिशन। ठीक है, फिर आता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीडेटरी प्राइसिंग मीन्स द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद अ व्यू टू रिड्यूस कंपटीशन और एलिमिनेट द कंपटीटर्स। देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि आप अपने गुड या सर्विसेज का प्राइस अपने उसकी कॉस्ट से भी कम रख देते हो। आप इसलिए करते हो ऐसा ताकि आप कंपटीशन को रिड्यूस कर सको या फिर आप कंपटीटर को मार्केट से हटा सको। तो उसी को ही बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है डैश मीन्स द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट ए प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और
प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद अ व्यू टू रिड्यूस कंपटीशन और एलिमिनेट द कंपटीशन। देखिए अभी हमने करा है, ये कौन सी प्राइसिंग होती है, प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, हमें समझ जाना है कि इसका आंसर क्या है, प्रीडेटरी प्राइसिंग। स्कीमिंग क्या होता है, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो स्टार्टिंग में उसके प्राइस बहुत हाई रखे जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें कम किया जाता है, वो है स्कीमिंग प्राइसिंग। और पेनिट्रेशन में क्या होता है, पहले प्राइस लो रखे जाते हैं और बाद में धीरे धीरे बढ़ाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ओके, मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। यहाँ बोला गया है कि कंपटीशन एक्ट 2002 का पर्पज कौन सा नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि इसके पर्पज या ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रिवेंट दोज प्रैक्टिसेस विच आर हैविंग एडवर्स अफेक्ट ऑन कंपटीशन। देखिए कंपटीशन एक्ट 2002 का जो इम्पोर्टेंट काम है वो यही था कि वो ये देखे कि मार्केट में एंटी कंपटिटिव एक्टिविटीज़ ना हो, मीन्स उन्हें प्रिवेंट करना, जो ऐसा कंपटीशन जो बुरा अफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, कंपटी मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो बुरा अफेक्ट डालती है मार्केट पर, तो उसको प्रिवेंट करना, वही था हमारा कंपटीशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव। और अदर ऑब्जेक्टिव कौन से इंक्लूड करता है, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मीन्स डोमिनेंट पोजीशन होना गलत बात नहीं है, बट उसका अब्यूज करना मीन्स उसका गलत प्रयोग करना, वही क्या है, अब्यूजेज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और उससे प्रिवेंशन क्या करता है, कंपटीशन एक्ट करता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न्स इन ए सूटेबल मैनर, और जो कंसर्न्स थे उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना। ठीक है, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडियन मार्केट, और ये एंश्योर करना कि मार्केट में ट्रेड की टोटली फ्रीडम हो। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटिंग द ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन में तीन चीज़ें आती हैं, इक्विजिशंस आता है, मर्जर्स आता है, अमलगमेशन आता है। इसको याद रखेंगे, MAA। ठीक है, मीन्स मर्जर, इक्विजिशन एंड अमलगमेशन। तो ये कॉम्बिनेशन को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन में। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा था नोट। देखिए ऑप्शन में है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, बिल्कुल ये इसका ऑब्जेक्टिव था, करता है रेगुलेट। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, बिल्कुल ये भी उसका ऑब्जेक्टिव था। प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव था। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बच गया, नन ऑफ द अबव। ओके, आगे देखते हैं। आगे है विच सेक्शन डील्स विद एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट्स एंड अरेंजमेंट। कौन सा सेक्शन है जो एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट से डील करता है, तो यह हमारा सेक्शन है सेक्शन 3। अब देखते हैं कि ये एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट होते क्या हैं। देखिए, एन एग्रीमेंट इज एंटी competitive if it causes or is likely to cause an adverse effect on the competition। हमेशा याद रखेंगे एंटी competitive एग्रीमेंट वही होंगे जो कंपटीशन पर एडवर्स अफेक्ट डालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ये 2 और 3 पर्सन मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बुरा अफेक्ट डालने वाले हैं, तो इसी को ही बोलते हैं एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट्स। अभी देखिए इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट एंड वर्टिकल एग्रीमेंट। जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है वो आता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में, और वर्टिकल आता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है उसके भी फर्दर टाइप हैं, वो इंक्लूड करता है प्राइस फिक्सेशन को, आउटपुट कंट्रोल और प्रोडक्शन कंट्रोल को, मार्केट शेयरिंग और बिड रेगिंग। देखिए प्राइस फिक्सेशन क्या होता है, जब 2 और 3 जो एंटरप्राइजेज होती हैं वो मिलकर प्राइस को फिक्स कर लेती हैं। जैसे अगर एक एंटरप्राइज है, उसने अगर अपने प्राइस को कम किया तो दूसरी भी कम कर देती है, फिर वापस उस पहली वाली को कम करना पड़ता है। इस तरह से कंपटीशन चलता है मार्केट में। तो वे दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि ठीक है हम प्राइस फिक्स कर लेंगे और इस प्राइस पर अपना प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्राइस फिक्सेशन, और उसी को ही बोलते हैं ओरिजोनटल एग्रीमेंट। और ओरिजोनटल एग्रीमेंट सेम डिस्ट्रीब्यूटर सेम ट्रेडर में सेम लेवल पर होता है, और वर्टिकल होता है इसमें लेवल में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट में प्राइस फिक्सेशन कर रहे हैं और ये वॉइड होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है तो वॉइड होगा। और फिर आता है आउटपुट कंट्रोल और प्रोडक्शन कंट्रोल। इसमें भी 2 एंटरप्राइजेज मिलकर बोलती हैं कि हम आपस में अपना आउटपुट मीन्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको वहीं रोक देते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते, आप भी मत करना मैं भी नहीं करूँगी। तो इस तरह से वो एंटरप्राइजेज आपस में जो एग्रीमेंट कर रही हैं वो आएगा आउटपुट कंट्रोल और प्रोडक्शन कंट्रोल एग्रीमेंट। फिर उसके बाद आएगा मार्केट शेयरिंग। मार्केट शेयरिंग में क्या होता है, वो मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ जो शेयर है मार्केट का आप रखना और कुछ शेयर मैं रखूँगा। तो इस तरह से मार्केट शेयरिंग करके वो एग्रीमेंट करते हैं। फिर आता है
बिड रिगिंग। बिड रिगिंग क्या कहता है कि पहले से ही जो ऑक्शन होने वाली है उससे पहले ही एग्रीमेंट कर लिया जाता है। लाइक ए पर्सन है और बी पर्सन है। जो ए पर्सन है वो बी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि आप ऑक्शन में मत आना, आप बिडिंग मत करना, और उसके लिए मैं आपको कुछ पेमेंट पहले ही कर दूंगा। और फिर वो क्या करता है, ए पर्सन जा करके ऑक्शन में बिडिंग करता है और वहाँ से वो अपनी अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट करके वो जीत जाता है। तो इस तरह से वो बिड रिगिंग करके एग्रीमेंट करके मार्केट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे आप। तो वो है ओरिजोनटल एग्रीमेंट, और ओरिजोनटल एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्टिकल एग्रीमेंट। वर्टिकल एग्रीमेंट में क्या होता है, टाई इन एग्रीमेंट। टाई इन एग्रीमेंट क्या होता है, मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर आप ए प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो बी, मीन्स एक प्रोडक्ट ले रहे हो तो सेकंड वाला आपको उसके साथ लेना ही पड़ेगा। तो वे टाई इन अरेंजमेंट्स होती हैं। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट में क्या होता है, इसमें एक जो एक सेलर है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी का ही प्रोडक्ट सेल करेगा, अदर वो सेल नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आता है एक्सक्लूसिव सप्लाई। सप्लाई का मतलब वही तो सेल करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी का, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें चप्पल का लेते हैं, जैसे बाटा चप्पल है। बाटा चप्पल वाली कंपनी शॉपकीपर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि आप सिर्फ हमारी ही चप्पल सेल करोगे और कोई चप्पल सेल नहीं करोगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट या एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में क्या होता है, इसमें वही एरिया फिक्स कर लिया जाता है कि आप नॉर्थ में सेल करना, मैं साउथ में, या फिर ईस्ट में या वेस्ट में, इस तरह करके एरिया को यहाँ पर डिवाइड कर लिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले एरिया को। ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। फिर आता है रिफ्यूजल टू डील। रिफ्यूजल टू डील में क्या होता है, एक कंपनी, एक जो सेलर सप्लायर था और एक कंपनी, उसके बीच में एग्रीमेंट था, तो वो सप्लायर मना कर देता है उस कंपनी को। रिफ्यूजल टू डील मीन्स वो डील को कैंसिल कर देता है कि मैं आगे से आपको सेल नहीं करूंगा, मैं किसी अदर पर्सन को सेल करूंगा। तो ठीक है, तो ऐसा करके वो रिफ्यूजल टू डील करता है। फिर आता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में क्या होता है, इसमें ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि जब रीसेल करोगे आप, जैसे कि होलसेलर और रिटेलर है, तो जो होलसेलर है वो रिटेलर पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप जब ये प्रोडक्ट को सेल करोगे तो उसके लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स रहेगा। आप ना तो उससे ज़्यादा, मीन्स एक ऐसा प्राइस फिक्स रहेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम पे आप सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सब आते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट में। क्लियर, उसके आगे देखते हैं। आगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अभी देखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो टाइप्स हैं, तो हमारा आंसर है सी। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अभी इसको डिटेल में करके आए हैं। बिड रिगिंग था, प्राइस फिक्सेशन भी था, मार्केट शेयरिंग भी था, बट टाई इन एग्रीमेंट कौन सा था, वर्टिकल एग्रीमेंट था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है बिड रिगिंग में। देखिए पहले से ही, बिड से पहले ही वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ मार्केट शेयरिंग में देखिए मार्केट को इन्होंने शेयर कर लिया है। और प्राइस फिक्सेशन में वो प्राइस को पहले से ही फिक्स करके रख रहे हैं कि चलो ठीक है, आप भी इतना प्राइस कर दो, मैं भी इतना कर देता हूँ, तो वो रेज कर रहे हैं इस तरह से प्राइस को। ठीक है, तो ये सब कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। उसके बाद आता है एक्सेप्शंस ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। देखिए एंटी कॉम्पिटिटिव जो एग्रीमेंट है उसमें ये कुछ एक्ट है, ये इनको बाहर रखा गया, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए इसमें आता है एक्सेप्शंस कौन सी हैं, कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट एक्ट 1970, द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958, द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स या रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, द डिज़ाइंस एक्ट 2000, द सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। तो इन सब को लॉ से बाहर रखा गया है। तो देखिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। ओके, उसके बाद है CCI स्टैंड्स फॉर। CCI की फुल फॉर्म क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मीन्स बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने MRTP कमीशन को रिप्लेस किया है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और इसमें एक चेयरपर्सन होता है, कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कवर्स अंडर विच सेक्शन। तो ये कवर होता है सेक्शन नंबर 4 में, और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसका सेक्शन देखिए, डोमिनेंट जो है D से स्टार्ट होता है और D अल्फ़ाबेट आता है 4th नंबर पर, तो इसलिए इसका सेक्शन क्या हो गया, 4। तो अब हमने सिर्फ 2 ही सेक्शन यहाँ पे पढ़े हैं, एक 3rd वाला, एक 4th वाला, और 3rd था एंटी कॉम्पिटिटिव का। तो याद रख लेंगे कि जो 3rd किस में आता है, एंटी कॉम्पिटिटिव में आता है। ठीक है,
नेक्स्ट है एन एंटरप्राइज इन डोमिनेंट पोजीशन परफॉर्म्स एनी ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स। ये एक्सप्लेनेशन है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोजेज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ये आते हैं आपके अब्यूजिव डोमिनेंट पोजीशन में। लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ एनी सर्विसेज एनी फॉर्म, मीन्स आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो प्रोडक्शन पर, या फिंडल्स इन प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, जिससे मार्केट का एक्सेस रुक गया है। तो ये सब किस में आ रहे हैं आपके डोमिनेंट पोजीशन में। देखिए यहाँ पे इसकी डोमिनेंट पोजीशन है, इसने सबको नीचे करके रखा हुआ है, तो ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है रिवीजन टाइम। जल्दी से रिवीजन करते हुए चलेंगे। ये रिवीजन उन क्वेश्चंस की होती है जो हम लास्ट की वीडियो में कवर कर चुके होते हैं। ओके, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, बिल्कुल ठीक है। यूटिलिटी मे नॉट हैव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरलिटी, ये भी ठीक है, ये हम बिल्कुल डिटेल में लास्ट की वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर आता है व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड, जब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहता है कि जो नैरो स्पैन था उसमें क्या होता है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, नहीं, ये गलत है। ये जो बातें लिखी गई हैं ये वाइड स्पैन की, अगर हम यहाँ बोल दे वाइड स्पैन तो इसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ फ्यूअर लेवल होते हैं उसमें, थस रिक्वायरिंग फ्यूअर मैनेजर्स, ठीक है। फिर आगे विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट्स इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस, वो कौन सा कंसेप्ट होता है, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। उसके बाद आता है कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स अबाउट डाइट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये किस में कवर होते हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट में। उसके बाद आता है ऐसे जो द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, मीन्स टाइप 1 एरर को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। ये वो एरर होती है जो ट्रू होती है बट आप इसको रिजेक्ट कर देते हो। उसके बाद आता है द सेलिंग कंसेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय फर्म्स विच सेल, कौन सी गुड को आपको सेल करने के लिए सेलिंग कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा, अनसोल्ड गुड्स को, ठीक है। मास्टर बजट को आप समरी बजट भी बोलते हो। और इंश्योरेंस एक्सपेंस किया है आपने ऐसी मशीन पर जो अभी आप लगाने वाले हो, ठीक है, इंस्टॉल करने वाले हो, तो उसको आप कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद जो अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट है, मीन्स टॉप लेवल का जो हमारा कंज्यूमर कोर्ट है वो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। उसके बाद आता है विच ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट हैव एनी मैच्योरिटी, किस कौन से प्रेफरेंस शेयर की मैच्योरिटी नहीं होती, इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। क्लियर। यस फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको इन वीडियोस में कोई भी अगर कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर। एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।